हेलो, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं आज से कॉन्सेप्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पे एक एप्टीट्यूड कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये कोर्स मेनली वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की और जो पीएसयू एग्जामिनेशन जस्ट लाइक खेल, ईएसई, गेट, ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो सबसे पहले इस एप्टीट्यूड कोर्स में हम लोग देखेंगे क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। इस एप्टीट्यूड कोर्स के एंड होते ही हम लोग रीजनिंग कोर्सेज की ओर मूव करेंगे, जो अपने आप में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एप्टीट्यूड कोर्स में क्या क्या कंटेंट होने वाला है। लेकिन उससे जाने से पहले इस कॉन्सेप्ट लर्निंग को यूट्यूब चैनल को फॉलो करने ना भूलें और साथ साथ शेयर करने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले चैनल वीडियो की नोटिफिकेशंस कम्प्लीटली मिल पाए। ओके, चलिए तो चलते हैं क्या क्या इस एप्टीट्यूड कोर्स में कंटेंट होने वाला है उसको डिस्कस करने। ओके, तो देखिए ये हमारे कंटेंट होंगे एप्टीट्यूड सेक्शंस में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं एप्टीट्यूड कोर्स में। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो रेशियो और प्रोपोर्शन होगा। ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन अदर टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा आता है और इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को काफ़ी ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज भी काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका एप्लीकेशन टाइम एंड वर्क में आता है, पाइप एंड सिस्टम्स में भी आता है, कम प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही। पार्टनरशिप भी अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी ईजी है। प्रॉफिट लॉस के बेसिस कॉन्सेप्ट पे है इसका। उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को साथ में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी इजी हो जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना टिपिकल नहीं है। दोनों का जो डिफरेंस आता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी काफ़ी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क और पाइपर सिस्टम्स। इसके लिए एलसीएम का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जो हम लोग मेनली टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को हम लोग एलसीएम मेथड से हैंडल करेंगे। और जस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है पैटर्न सिस्टम्स का, उसमें सिर्फ पाइप आ जाता है। उसमें हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि मैंस का एनालिसिस करते हैं, मैंस के टर्म में वर्क कंप्लीट करता है, और इसमें ये पाइप के टर्म्स में वर्क को कंप्लीट करता है। उसके बाद हम लोग एवरेज टॉपिक पे आएंगे। एवरेज टॉपिक से इंटरलिंक्ड हमारा क्या है, मिक्सचर एलिगेशन है। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम लोग किधर मूव करेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे। ये अपने आप में भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग बोट एंड स्टीम वाले टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे और फाइनली नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और सीक्वेंसेस को कंप्लीट करके इस एप्टीट्यूड कोर्स को हम लोग बाइंड अप करेंगे। ओके, तो चलिए इस सबसे पहला टॉपिक हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इसका कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसके बाद इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज हम लोग करेंगे। तो चलिए रेशियो और प्रोपोर्शन के इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें दो टर्म आता है। पहला जो टर्म आता है वो रेशियो है और दूसरा जो टर्म आता है प्रोपोर्शन है। ओके, सबसे पहले हम लोग रेशियो के बारे में जानते हैं। रेशियो मीनिंग क्या है। अगर सपोज दैट ए इज टू बी है, इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम लोग ए बाई बी भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा ए रेशियो बी है, जहाँ पर ए हमारा क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, और बी जो है हमारा कंसिक्वेंट होता है। ओके, अब अगर हम प्रपोर्शन के बारे में जानना चाहें, प्रपोर्शन क्या है। अगर प्रपोर्शन को न्यूमेरिकली डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, ए इज टू बी प्रपोर्शन सी इज टू डी। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहें तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जानते हैं कि रेशियो क्या डिफाइन करता है। तो रेशियो मेनली जो है ये क्या होता है, टू सिमिलर क्वांटिटी के बीच क्या होता है, टू सिमिलर क्वांटिटी के बीच क्या करता है, कंपैरिजन करता है। क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो रेशियो का मेनली ये काम होता है। और प्रोपोर्शन जो होता है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी कितना प्रोपोर्शनेट है वो डिफाइन करता है। अब आइए रेशियो प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो स्टडी करने का काम। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, सपोज दैट
A/B/C अगर हमारा P/Q/R है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A/P इज इक्वल टू B/Q इज इक्वल टू C/R। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने आप में, इसका एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चंस में अच्छे से देखेंगे। जो दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा वो क्या है, अगर सपोज दैट A/B इज इक्वल टू C/D है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल का भी यूज़ करते हैं। कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल का यूज़ करते हैं। वो क्या, अब यहाँ पर दो टर्म नया है, कंपोनेंडो और दूसरा डिवेंडो। सपोज दैट कंपोनेंडो क्या होता है ये देखते हैं। सपोज दैट अगर हम A/B है, इसको क्या कर दिए A+B, ओके, A+B/B कर दिए इज इक्वल टू C+D/D कर दिए, तो ये हमारा क्या होता है, कंपोनेंडो होता है। ये हमारा क्या हो गया, कंपोनेंडो हो गया। उसी तरह से डिवाइडेंडो क्या होता है, जस्ट यहाँ पर माइनस आ जाता है, A-B/B आ जाता है और C-D/D आ जाता है। ये हमारा क्या होता है, डिवाइडेंडो। अगर दोनों अगर कंबाइनली यूज़ करते हैं, मोस्टली कंबाइनली यूज़ किया जाता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A+B डिवाइड बाई A-B इज इक्वल टू C+D डिवाइड बाई C-D। यही हमारा क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। और अब हम आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, सपोज दैट A/B है इज इक्वल टू C/D है इज इक्वल टू E/F है। तो अगर इसमें काफ़ी आगे तक गया तो इसको हम लोग सेम रेशियो लिख सकते हैं। ऊपर वाले न्यूमरेटर टर्म को क्या कर सकते हैं, सबको ऐडअप कर दो, और डिनोमिनेटर वाले टर्म, नीचे वाले टर्म को सबको ऐडअप कर दो अलग अलग, उसके रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। A+C+E डिवाइडेड बाई B+D+F, तो रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा। सबको अगर ऐड भी कर देते हैं, न्यूमरेटर को सेपरेटली और डिनोमिनेटर को सेपरेटली ऐड करने पे भी रेशियो चेंज नहीं होगा। ये हमारा तो प्रॉपर्टी था रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ इंपॉर्टेंट्स। अब हम लोग कुछ ये थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं। ये थर्ड प्रोपोर्शन क्या है और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में थर्ड प्रोपोर्शन डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शन पूछ देते हैं, या कभी कभी फोर्थ प्रोपोर्शन में पूछ देते हैं। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। तो ये सिमिलर प्रोपोर्शन के बारे में जो हम लोग कॉन्सेप्ट जानने थे, A/B प्रोपोर्शन C/D, जहाँ पर D हमारा क्या है, तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। ओके, ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। अब हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए जो प्रोपोर्शन दिया रहता है, A/B प्रोपोर्शन B/C। B हमारा क्या होता है, 2 टाइम्स मिडिल में क्या होता है, रिपीट होता है। अब इसको सिंपली क्या करना है, जस्ट प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। A/B इज इक्वल टू B/C। यहाँ पर C जो है हमारा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। C हमारा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। और जो B हमारा है वो क्या है, मीन प्रोपोर्शन। और A हमारा क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चंस में तीनों में से कोई एक भी पूछ सकता है, तो हमको आइडिया होना चाहिए। अगर सपोज दैट क्या हमारे क्वेश्चंस में मीन प्रोपोर्शन पूछते तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B² इज इक्वल टू AC। यहाँ से B का वैल्यू क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC। अगर तुमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ दिया गया होता तो क्या करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन अगर पूछ दिया गया होता तो हम लोग क्या करते हैं, C का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। C इज यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B²। यहाँ से C का वैल्यू क्या आ जाएगा, B² बाई
ए, तो थर्ड क्वेश्चन का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए। उसी तरह से अगर हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछता तो ए का वैल्यू कैलकुलेट करते और ए का वैल्यू क्या आ जाता, बी स्क्वायर बाई सी। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। नए कॉन्सेप्ट को मूव ऑन करते हैं। सपोज दैट ए इज टू बी 1:2 दिया है, बी इज टू सी 3:4 दिया है और सी इज टू डी 5:6 दिया हुआ और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इस फॉर्म में लिख देंगे एक रो में। उसके बाद जो रेशियो गिवन है उसको एक पर्टिकुलर रो में राइट डाउन करते जाएंगे। सबसे पहले ए इज टू बी दिया हुआ है 1:2 नोट डाउन कर दिया। अब उसके नेक्स्ट रो में जो गिवन रेशियो है उसको राइट डाउन करते हैं। बी इज टू सी क्या है, 3:4 दिया हुआ है और 3:4 राइट डाउन कर दिए। अब उसके नेक्स्ट रो में क्या करना है, जो गिवन रेशियो सी इज टू डी है उसको राइट डाउन करना है, 5:6 राइट डाउन कर दिए। अब क्या करना है, एक पार्टिकुलर रो को एनालाइज करना है। तो जो रो एम्प्टी होगा उसके जो नियरेस्ट रो एलिमेंट्स होंगे उसको फिलअप कर देंगे। तो यहाँ नियरेस्ट एलिमेंट्स क्या है, 2 है। अब 2 को सारे में क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। 2 को क्या करेंगे, सारे में फिलअप कर देंगे। तो 2 यहाँ भी फिलअप कर देंगे और यहाँ भी फिलअप कर देंगे। अब यहाँ आप सेकेंड रो को एनालाइज करेंगे, एक यहाँ एम्प्टी रो है, एक यहाँ एम्प्टी रो है। तो इसका नियरेस्ट एलिमेंट्स क्या है, 4, तो इसको इधर फिलअप कर देंगे। और इसका नियरेस्ट एलिमेंट्स क्या है, 3, 3 यहाँ फिलअप कर देंगे। अब थर्ड रो को एनालाइज करते हैं। तो थर्ड रो में एक रो यहाँ एम्प्टी है, एक रो यहाँ एम्प्टी है। उसके नियरेस्ट एलिमेंट्स क्या है, 5, तो 5 को क्या करेंगे, दोनों में फिलअप कर देंगे। 5 को क्या करेंगे, दोनों में फिलअप कर देंगे। तो 5 यहाँ भी फिलअप कर देंगे और यहाँ भी फिलअप कर देंगे। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट्स, ए का जो सारा एलिमेंट्स है उसको एक साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1:3:5। अब बीच में रेशियो का साइन डाल देंगे। उसके बाद बी वाले कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स है उसको सबको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2:3:5 रेशियो। अब सी वाले कॉलम एलिमेंट्स को सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2:4:5। उसी तरह फिर रेशियो का साइन डालेंगे। उसके बाद डी वाले कॉलम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2:4:6। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोई एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखेंगे ऐसा कोई भी एलिमेंट्स कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 50, 3 5 50, 2 3 6, 6 5 30। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4 8, 8 5 40। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4 8, 8 6 48। तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का रेशियो, फाइनल रेशियो हमारा यही होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप पे बढ़ते हैं। सपोज दैट 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c गिवन है क्वेश्चन में, और तुमसे क्या पूछ रहा है, a इज टू बी इज टू सी का रेशियो पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड होते हैं उनका क्या करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो 3:2:4 का एलसीएम क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। इसका सबसे सिंपलेस्ट एलसीएम कैलकुलेट करने का क्या है, माइंड में टेबल्स रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 6 9 12। उसी तरह 2 का भी स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 12। उसी तरह से 4 का भी स्टार्ट करेंगे, 4 8 12। उसी तरह से आगे जाता रहेगा, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब देखेंगे सबसे एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या आ रहा है, 12। तो 3 2 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, 3a इज इक्वल टू 2b
इज इक्वल टू 4c में सब में क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है, 12 से डिवाइड कर देना है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से a इज टू b इज टू c का जो रेशियो आया 4:6:3। तो आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करते हैं। सपोज दैट a इज टू b इज टू c हमारा 1:3:5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओके। और साथ साथ ये भी दिया हुआ है 6 से -2b प्लस 3c इज इक्वल टू 90। और हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ b, ओके। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, एजम्पशन करना है, ओके। तो सबसे पहले जो हमारा एजम्पशन है वो हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि a का वैल्यू क्या होगा 1 यूनिट, b का वैल्यू क्या है 3 यूनिट और c का वैल्यू क्या है 5 यूनिट। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ओनली एजम्पशन वैल्यू है, ओके। तो हम लोग यूनिट में एजम्पशन करके चल रहे हैं। अब जो एजम्पशन हम लोग लिए हैं वो जो नीचे वाले एक्सप्रेशन में है, उस एजम्पशन वाले वैल्यू को क्या करना है, नीचे वाले एक्सप्रेशन में पुट डाउन करना है। तो 6 a का वैल्यू क्या एज्यूम किए हैं 1, तो 1 पुट डाउन कर देना, माइनस 2 इंटू b का वैल्यू क्या एज्यूम किए हैं 3 प्लस 3 इंटू c का वैल्यू क्या एज्यूम किए हैं 5 इज इक्वल टू 90। तो अब यहाँ से क्या आ रहा है 6 माइनस 6 प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 90 प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो गया। ये 15 जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ओनली ये प्री एज्यूम वैल्यू है जो किस फॉर्म में है, यूनिट फॉर्म में है। इसका मतलब 15 यूनिट किसके बराबर है 90 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 15, क्या हो जाएगा 6। मतलब एक यूनिट जो है कितने एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर है 6 वैल्यू के बराबर है। हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में, हमको जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है वैल्यू ऑफ b पूछ रहा है। तो हम लोग b क्या एज्यूम किए 3 यूनिट एज्यूम किए हैं। तो एक यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 6, इसका b का वैल्यू क्या आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू 18 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली रेशियो प्रोपोर्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट था। और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको हम लोग क्वेश्चंस के हेल्प से देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। तो चलिए रेशियो प्रोपोर्शंस की आज क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, रोहन गेव 3/5 of the amount he had to Sahil. Rohan now he has 200 rupees. How did he give to Sahil? मतलब ये क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि रोहन ने क्या किया, रोहन ने 3/5 अमाउंट जो है साहिल को दे दिया, ओके। और रोहन के पास अब कितना बचा 3/5 देने के बाद रोहन को कितना बचा 2000, ओके। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साहिल को कितना दिया, कितना अमाउंट साहिल को दिया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, रोहन ने साहिल को 3/5 अमाउंट दिया है। अब अगर इसको 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 5 20 100। तो यहाँ 60% हो गया और 3/5 किसके कितने परसेंट के बराबर आ गया 60%। इसका मतलब रोहन ने साहिल को कितना अमाउंट दे दिया 60% साहिल को दे दिया। तो रोहन को कितना बचा, टोटल था 100, 60% दे दिया तो रिमेनिंग 40% रोहन के बराबर, रोहन के पास बचा। यही 40% जो है 40% जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दिया हुआ है 200 के बराबर दिया हुआ है। 40% अगर 200 के बराबर है तो 20% कितना हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। तो अब 60% का वैल्यू पूछ देगा। तो इसमें क्या किए 3 से मल्टीप्लाई किए तो 60% बना, तो इधर भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 300 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3:1 एंड देयर सम 72। अगर सपोज दैट दो इसका मान लेते हैं रेशियो दिया हुआ है 3:1, तो मान लेते हैं कॉमन रेशियो क्या रहा होगा, कॉमन रेशियो क्या रहा होगा, x मान लेते हैं। तो दो नंबर क्या क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 3x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x, और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या फिर आ रहा है 3:1 ही आ रहा है ना। तो और इस पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या दिया हुआ है, इसका सम कितना है, दोनों नंबर का सम कितना है 72 है। यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 72। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 4, तो 36 डिवाइड बाई 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 18। x का वैल्यू क्या आ गया 18। अब यहाँ से पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो दो नंबर क्या क्या आ गया, x का वैल्यू 18 है, दो नंबर 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स क्या होगा 3 इंटू 18, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, 3 इंटू 18 54, ये क्या हो गया 18, माइनस कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 हो गया, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया 36 आ गया। तो 36 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ ए इज 11 ईयर मोर देन द परसेंटेज ऑफ बी। मतलब बी के परसेंटेज के ए का जो परसेंटेज है 11 ईयर्स मोर है। सपोज दैट ए बी है और ये ए है, और सपोज दैट मान ले रहे हैं कि बी का जो परसेंटेज है एक्स है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए का परसेंटेज क्या हो जाएगा एक्स प्लस 11। आफ्टर 5 years the age of A will be 4 times of what B was 2 years ago। मतलब क्या कह रहा है कि 5 years के बाद जो है A का जो एज है 4 टाइम्स हो जाता है B के जो 2 साल पहले था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, A का जो एज है B का प्रेजेंट एज क्या माने, सपोज दैट A का प्रेजेंट एज हो गया x प्लस 11, उसके 5 साल बाद जो है B का 4 टाइम्स हो जाता है जो B का 2 साल पहले था। तो B का परसेंटेज x था, 2 साल पहले क्या हो जाएगा x माइनस 2 का 4 टाइम्स 5 साल बाद हो जाता है A के एज का। तो अब इसको सॉल्व करके हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 2 8, यहाँ से क्या आ जाएगा x इस साइड ले आ रहा है और माइनस 8 इस साइड ले आ रहा है, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24। यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 24, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो हमको a का एज पूछा है, तो a का एज क्या है x प्लस 11, तो 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 90 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स इस रेशियो में 2:5:7:9 में, और सबको ऐड कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है 115 बनता है। अब ये पूछा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि 2 यूनिट कोई नंबर होगा, 5 यूनिट कोई नंबर होगा, 7 यूनिट कोई नंबर होगा, 9 यूनिट कोई नंबर होगा। सबसे इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 2, और सबसे लार्जेस्ट क्या है 9। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 और 9 के बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली क्या आ रहा है 7 आ रहा है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ओके, डिफरेंस ये नहीं डिपेंड करता है कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट से भी लार्जेस्ट को घटा रहा है, उसका मॉड डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव ही आता है हमेशा। तो एक्चुअली यहाँ पर हमको लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस कितना आ जा रहा है 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस में दिया हुआ कि अगर सब यूनिट को ऐड कर देते हैं, तो सब यूनिट को ऐड करने में क्या आ रहा है 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। सबको ऐड करते हैं तो कितना यूनिट आ रहा है 2 5 9 2 5 7 7 प्लस 7 14 14 प्लस 9 23 यूनिट आ रहा है।
और ये 23 यूनिट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 115 दिया हुआ है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 115 डिवाइडेड बाई 23। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया तुम्हारा 5। एक यूनिट कितने वैल्यू के बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। अब हमारा कितने यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, डिफरेंस ही पूछ रहा है। डिफरेंस कितना था, 7 यूनिट था डिफरेंस। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7, 35 आ जाएगा। तो 35 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ₹4400 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट ए रिसीव 3/8 टाइम्स एज मच एज बी प्लस सी टुगेदर। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो जितना रिसीव करता है उसका 3/8 टाइम्स जो है बी प्लस सी का 3/8 टाइम्स ए रिसीव करता है। तो ए इज टू बी प्लस सी का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/3:8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि ए का शेयर कितना है। अगर टोटल सम कर देते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी जो है टोटल कितना यूनिट के बराबर है, 11 यूनिट के बराबर है। 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट के बराबर है, 11 के बराबर है। ओके, और 11 यूनिट कितना टोटल यूनिट ये दिया हुआ है। ये टोटल 11 यूनिट जो है कितने रुपीज़ के बराबर है, 4400 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4400 डिवाइडेड बाय 11। तो ये क्या हो जाएगा, 400 आ जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू कितने रुपीज़ के बराबर हो जाएगा, 400 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। तो हमको वैल्यू किसका पूछ रहा है, ए का शेयर पूछ रहा है। ए का शेयर कितने यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू 400 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 400 इंटू 3। तो 400 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1200 रुपीज़। तो 1200 रुपीज़ इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन मूव ऑन करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। जो इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। ओके, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है 10:7 है। हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं एक्सपेंडिचर कितना होगा, 10 यूनिट। तो अगर इनकम 10 यूनिट है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 7 यूनिट। तो इसके अकॉर्डिंगली सेविंग कितना यूनिट्स हो जाएगा, 3 यूनिट्स। ओके, अब ये बोल रहा है कि फैमिली कितना एक्सपेंस करता है, 11,200 ये क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 यूनिट ही एक्सपेंडिचर करता है ना। और 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 11,200 रुपीज़ दिया हुआ है। तो एक यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11,200 डिवाइडेड बाई 7। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, मतलब 1600 रुपीज़ आ गया एक यूनिट का वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सेविंग कितना होगा फैमिली का। सेविंग कितना हो रहा है, 3 यूनिट्स। तो एक यूनिट्स का वैल्यू 1600 है, तो 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1600 इंटू 3, तो 4800 रुपीज़ आ जाएगा सेविंग हमारा। तो करेक्ट आंसर 4800 आ जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 पॉजिटिव इंटीजर आर इन द रेशियो 3:4। ओके, सपोज दैट 2 हम लोग इंटीजर मान लेते हैं कॉमन रेशियो इसका भी क्या रहा होगा, x रहा होगा। तो 2 नंबर क्या क्या आ जाएगा, 2 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या आ जाएगा, 3x और 4x। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3x इंटू 4x का प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है, 1728।
ओके। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा इज इक्वल टू 1728 आ जाएगा। यहाँ से x² का वैल्यू आ जाएगा 1728 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से क्या हुआ, ये 4 से डिवाइडेड है तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। यहाँ से क्या होगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 ज़ा 12। यहाँ से x² का वैल्यू क्या आएगा 124, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 124, स्क्वायर रूट ऑफ 124 क्या आ जाएगा 12, x का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर श्योरली यही पता चल रहा है कि ये हमारा 4x ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो 4 इंटू 12 क्या हो जाएगा 48, तो 48 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि दो नंबर हमारा x और y, पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। ये बोल रहा है सम ऑफ टू नंबर x प्लस y, दो नंबर का सम इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। तो दो नंबर का डिफरेंस x माइनस वाई है और x उसका जो सम है वो डिफरेंस का क्या है 8 टाइम्स है। तो यहाँ क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर नंबर, तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछ रहा है x इज टू वाई का वैल्यू पूछ रहा है, दैट मीन्स x बाई वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर देना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x माइनस 8y। अब क्या करना है, इस x को इधर लाना है और इस y को इधर लाना है। तो y प्लस 8y इज इक्वल टू 8x माइनस x। तो यहाँ से 9y इज इक्वल टू 7x। यहाँ से x इज टू y का जो वैल्यू आया 9:7 आएगा। 9:7 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 630 रुपीज आर डिवाइडेड इंटू A, B और C सच दैट A:B का जो रेशियो है 2:3 है, B:C का जो रेशियो है 4:5 है। तो A का शेयर पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को शेयर करने के लिए पहले ही मैंने ट्रिक बता चुका हूँ। सपोज दैट यहाँ क्वेश्चन दिया A:B का जो रेशियो है कितना है 2:3, B:C का जो रेशियो है B:C का जो रेशियो है वो 4:5 है। सबसे पहले क्या निकालना है हमको A:B:C का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए A:B:C को एक रो में लिख देना है। उसके बाद जो गिवन रेशियो है उसको एक पार्टिकुलर रो में लिखना है। A:B का रेशियो 2:3 है। अब उसके नेक्स्ट रो में अदर गिवन रेशियो को राइट डाउन करेंगे। B:C क्या है 4:5 है, राइट डाउन कर लिए। अब पार्टिकुलर रो को एनालाइज करेंगे। तो इस रो को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। इसमें जो एम्प्टी रो एलिमेंट्स होते हैं उसके जो नियरेस्ट रो एलिमेंट्स होते हैं उसको फिलअप कर देते हैं। तो इस एम्प्टी रो एलिमेंट्स का नियरेस्ट रो एलिमेंट्स क्या है 3 है, तो यहाँ 3 फिलअप कर देंगे। अब सेकेंड रो को एनालाइज करते हैं तो यहाँ एम्प्टी एलिमेंट्स ये है, इसका जो नियरेस्ट रो एलिमेंट्स होगा 4 होगा, 4 को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो ए का कॉलम एलिमेंट्स है सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2:4। उसके बाद क्या करेंगे बी के कॉलम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3:4। उसी तरह से सी के कॉलम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3:5। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो यही सेम रेशियो आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा डेटा वही A:B:C का रेशियो आ जाएगा। तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहा है तो फाइनली A, B और C का रेशियो कितना आएगा 2:4 8, 3:4 12 और 3 5 ज़ा 15। ये हमारा क्या आएगा A:B:C का रेशियो आएगा। अगर मान ले रहे हैं कि एक 8 यूनिट है, B 12 यूनिट है और C 15 यूनिट्स है, तो तीनों को ऐड करने पे A प्लस B प्लस C कितना यूनिट्स आएगा 8 प्लस 12 प्लस 15। जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 35 यूनिट्स आएगा। इसका मतलब 35 यूनिट्स जो है वो कितने रुपीज़ के बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360 रुपीज़ के बराबर है। तो एक यूनिट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 630 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 35। 7 5 ज़ा
35, 790, 630। तो 18 द 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू 18 यूनिट्स के बराबर आया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक आसिया। तो एक आसिया कितने यूनिट्स के बराबर, 8 यूनिट्स के बराबर। तो 8 यूनिट्स का वैल्यू कितना आएगा, 18 8 जा 144 वैल्यू आएगा। तो हमारा 144 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक अर्न है, इस तरह का अर्न है, इस तरह का एक अर्न है। इसमें क्या रखा हुआ है, 1 रुपीज़ का कॉइन रखा हुआ है, 5 रुपीज़ का कॉइन रखा हुआ है, और साथ में 10 रुपीज़ का कॉइन रखा हुआ है। और किस रेशियो में रखा हुआ है, 3:1.6:1 का रेशियो है। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3:1.6 को क्या ले सकते हैं, 16/10 इस टू क्या करना है 1। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 8 5 ज़ा 5। अब कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है 5, सब में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 = 8/5 × 5 = 1 × 5। यहाँ से क्या हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया। फाइनली जो रेशियो है 15:8:5 आया। ये हमारा फाइनल रेशियो आया। इसका ये जो रेशियो आया है, ये हमारा जो है, ये हमारा कॉइन का रेशियो आया, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो आया, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो आया, नंबर ऑफ कॉइन का। तो ये जो है, ये कितना, इसका मतलब जो है 1 रुपीज़ का जो कॉइन है 15 कॉइन है, और 10 रुपीज़ का जो है 5 कॉइन है, और 5 रुपीज़ का जो है 8 कॉइन है। तो इसके अकॉर्डिंगली टोटल रुपीज़ कितना यूनिट होगा। तो 1 रुपीज़ का कितना कॉइन है, 15 कॉइन है, 5 रुपीज़ का कितना कॉइन है, 8 कॉइन है, और 10 रुपीज़ का क्या है, 5 कॉइन है। तो टोटल अगर 1 रुपीज़ का 15 कॉइन है तो टोटल कितनी रुपीज़ होंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, यूनिट में ही होगा, लेकिन एजम्पशन लेके चले ना, तो ये एजम्पशन रुपीज़ होगा, यूनिट का एजम्पशन रुपीज़ होगा। तो ये 15 रुपीज़ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 रुपीज़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 50 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब इतना यूनिट एजम्पशन होगा रुपीज़ का। तो ये 15 + 40 + 50, इतना यूनिट रुपीज़ जो है कितना के बराबर होगा, 630 के बराबर होगा। तो इसको जब सम करेंगे तो क्या आएगा, 90, मतलब 105 यूनिट जो है, 100 मतलब रुपीज़ 105 यूनिट जो है वो एग्जैक्ट कितने रुपीज़ के बराबर है, 630 के बराबर है। तो 1 यूनिट रुपीज़ कितने के बराबर होगा, 630 / 105। यहाँ से जो कैंसिल आके आ रहा है, 1 यूनिट जो है रुपीज़ एग्जैक्ट 6 रुपीज़ के बराबर होगा 1 यूनिट। तो हमसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स डिटरमाइन करने के लिए कर रहा है। नंबर ऑफ कॉइन्स यही है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ से डिफाइन कर लो। नंबर ऑफ 15 + 5 20 28, मतलब 28 यूनिट्स कितना के वैल्यू के बराबर होगा ये पूछ रहा है। तो 1 यूनिट 6 रुपीज़ के बराबर है, 28 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 28 × 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 = 48, हाथ में बचा 4, 6 2 = 4, 4 + 4 6 2 = 12, 12 + 4 16, 168 कॉइन्स आ जाएगा। तो 168 कॉइन्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B जो है हमारा 1:6 है, B/C जो है 2:5 है। तो A/B/C का वैल्यू पूछा है। ये तो काफ़ी सिंपल है। तो इसको क्या करना है, 1 रो में लिख देना है A/B/C। ओके, अब जो गिवन रेशियो उसको 1 पार्टिकुलर रो में लिखना, तो 1:B क्या है, 1:6 दिया हुआ है। अब उसके नेक्स्ट पार्टिकुलर रो में जो अदर गिवन रेशियो उसको राइट डाउन करना। तो B/C क्या दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। अब पार्टिकुलर रो को एनालाइज करना है। जो रो एम्प्टी होगा उसके करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट को फिलअप कर देना। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट्स क्या होगा, नियरेस्ट करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट 6 होगा, तो यहाँ 6 फिलअप हो जाएगा। अब नेक्स्ट रो को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ ये पार्टिकुलर एम्प्टी रो है, तो अब इसके जो नियरेस्ट रो एलिमेंट्स होंगे उसको फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर 2 को फिलअप कर देंगे।
अब क्या करेंगे, एक एक कॉलम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू टू, उसके बाद रेशियो साइन देंगे, उसके बाद बी के कॉलम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू टू, उसके बाद क्या करेंगे, सी के कॉलम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू फाइव, उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि कोई कॉलम कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कॉमन एलिमेंट्स है, तो 2 कट डाउन हो जाएगा और 2 2 यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो फाइनल रेशियो इज टू बी इज टू सी का क्या आ जाएगा, एज टू बी इज टू सी का फाइनल रेशियो हो जाएगा 1 इज टू 6 इज टू 15, तो हमारा 1 इज टू 6 इज टू 15 राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ p बाई क्यू क्या दिया हुआ है, p बाई क्यू क्या दिया हुआ है 4/1, तो हम लोग ये p एज्यूम करके चलते हैं कि p का वैल्यू क्या है 4 है और q का वैल्यू क्या है 1 है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी होमोजीनियस फंक्शन हो, ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि पावर क्या है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में पावर क्या है सेम है, यहाँ p का भी पावर 1 है, q का भी पावर 1 है, यहाँ भी p का पावर 1 है, q का पावर 1 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन है हमारा होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। तो जब भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, जो रेशियो होता है उसको एग्जैक्ट वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, तो p का एग्जैक्ट वैल्यू 4 ट्रीट कर लेते हैं, q का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 1 ट्रीट कर लेते हैं, और जो वैल्यू ट्रीट करते हैं उसको एक्सप्रेशन में पुट डाउन करके हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। तो p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा, p को हम क्या मैं एज्यूम किए हैं 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स 19 एंड 20 इन ऑर्डर टू मेक 2:3, तो अब 19 है, ये कोई फ्रैक्शन होगा, 19 में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए और 27 में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि रेशियो हमारा क्या आ जाए 2:3 आ जाए, तो यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बोल रहा है। और हमारा फाइनली क्या पूछा, जो सब्ट्रैक्टेड नंबर है उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 27 माइनस एक्स, तो 19 3 ज़ा 57 माइनस 3x इज इक्वल टू 2 27 2 ज़ा 54 ओके माइनस 2x, यहाँ यहाँ क्या करेंगे 3x इधर लाएंगे और 54 इधर लाएंगे, 54 माइनस 57 माइनस 54 ओके इज इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस 2x, यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 द राइट आंसर ओके। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 5x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5/7, यहाँ से क्या पूछ रहा है x इज टू वाई का रेशियो पूछ रहा है, सिंपली इसमें भी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इज टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 5x माइनस 2y, यहाँ से क्या आ जाएगा 7 2 ज़ा 14x माइनस 7 3 ज़ा 20 प्लस होगा प्लस 21y इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25x माइनस 5 2 ज़ा 10y। अब यहाँ क्या करेंगे x वाले टर्म को इधर y वाले टर्म को इधर, 21y प्लस 10y इज इक्वल टू 25x माइनस 14x, यहाँ से क्या आएगा 31y इज इक्वल टू 5 में से 4 गया 1 11x, तो x इज टू वाई यहाँ से क्या आ जाएगा x इज टू वाई जो आ जाएगा यहाँ से 31/11, तो 31/11 इज द राइट आंसर। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1/5 ओके, तो सपोज मान लेते हैं कि हमारा कॉमन रेशियो इसमें क्या रहा होगा
कॉमन रेशियो इसमें भी क्या रहा होगा, x रहा होगा। तो दो नंबर क्या क्या हो जाएगा, एक x होगा तो दूसरा 5x होगा। अब उनका प्रोडक्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट क्या कर रहा है उनका, क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट x इंटू 5x का जो प्रोडक्ट है 320 है। यहाँ से 5x² का वैल्यू जो आएगा 320 आ जाएगा। तो यहाँ से x² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 320 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 64 आ गया। तो यहाँ से x² का वैल्यू 64 आ गया। अब क्या करना है, देन द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो इसका जो इस दोनों नंबर का स्क्वायर ले लो, और इस दोनों नंबर का स्क्वायर लेने के बाद उसका डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो डिफरेंस क्या होगा, एक नंबर का स्क्वायर 5x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25x² माइनस x²। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, 24x², और x² का वैल्यू यहाँ पर क्या है 64। तो 24 इंटू 64। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हल्का क्या कर सकते हैं, इसको 24 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं। 64 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, हाथ में बचाइए, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25, और 64, 2 4 जा 8, यहाँ से क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा, 4 5 हो जाएगा यहाँ से, मतलब 1536 द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो है हम लोग प्रॉब्लम ऑन एजेस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे। जो एज पे प्रॉब्लम है उस पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हमारा फाइनली रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और हाँ, चलते चलते मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे ऐसी तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के सामने लाता रहूँ। चलिए, थैंक यू।